दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अब अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, कुछ चीज को मैं यहाँ ही लेबल करता हूँ, ठीक है, फिर हम डिस्कशन में डिटेल में एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जैसे दो सेटअप ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक होगा एंड दूसरा होगा, सबसे प्राइमरी की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, ठीक है ना, तो ये है फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। तो ये है फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्लियर है बच्चा, ठीक है। और इसी को हम क्या नाम दे, दिस इज कॉल्ड एज, हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे ओवरी के जस्ट साइड में, ठीक है ना, ऑन द राइट साइड ऑफ ओवरीज, अगर आप इसकी बात करोगे, ठीक है, आपको एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये है एसेसरी डक्ट, ठीक है ना। एंड इस एसेसरी डक्ट को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड है शबाश ओविडक्ट, ठीक है। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको ओवरीज कितनी दिखाई दे रही है, तो ऑटोमेटिकली फ्लोपियन ट्यूब्स भी कितने होंगे, दो, ये हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब फ्लोपियन ट्यूब शुरू हुआ ओवरी से, फिर टर्न हुआ, और टर्न होने के बाद वो कहाँ खुल रहा है बेटा, शाबाश, इस ब्रॉड स्ट्रक्चर के अंदर खुल रहा है, जिसको मैं अगर हाईलाइट करूं तो ये इधर से शुरू होता है। तो दिस ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये इस पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है ना, और ये इधर खत्म हो जाता है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, दिस होल स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बेटा, ठीक है ना। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस बेटा। फिर इसके तीन पार्ट्स होंगे, वो मैं बाद में आपको अलग से पढ़ाऊंगा बेटा। दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज यूट्रस, समझ आया। फिर यूट्रस के नीचे जब आप आओगे, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बेटा, ठीक है ना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज वेजाइना बेटा। ये क्लियर हो गया। सो दिस इज सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ओवरऑल द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू सेट ऑफ ऑर्गन्स। द फर्स्ट सेट ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एज प्राइमरी, द सेकंड सेट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी के अंदर एग्जांपल आएगा, शाबाश, ओवरीज का, विच आर वन और टू, one on the left side and another on the right side. On both sides of ovaries बेटा एक trumpet like structure connected है, एक long tube like structure connected which is again on the both sides बेटा, they are called as fallopian। तो मतलब ओवरी भी दो है और फ्लोपियन ट्यूब भी कितने हैं बेटा, दो है। दोनों ओवरीज के दोनों फ्लोपियन ट्यूब्स बेटा आके मर्ज हो जाते हैं एक बड़े से स्ट्रक्चर में, जिसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया बेटा, ठीक है ना। द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज यूट्रस, द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज वेजाइना। खत्म हो गया, समझ आया ना। तो सबसे पहले वन बाय वन पार्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। और शुरुआत करेंगे हम कहाँ से, बस फ्लोपियन ट्यूब से, और बाद में पढ़ाऊंगा आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्लियर है। तो आगे बढ़ूं मैं, चलिए। तो इधर से मैं शुरू करता हूं। तो द फर्स्ट पार्ट जिसको हम स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड है शबाश फ्लोपियन। तो इधर से मैं लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं मैं। तो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, शबाश, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्लोपियन। ये क्लियर हो गया। अब अगर आप इस फ्लोपियन ट्यूब को ध्यान से देखोगे, ठीक है, इधर मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो अगर आप इस फ्लोपियन ट्यूब को ध्यान से देखोगे, दिस फ्लोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स बेटा। इसको हम कितने हिस्सों में बांटते हैं, तीन मेजर हिस्सों में बांटते हैं। पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू, ठीक है ना, और यहां से मिलेगा आपको पार्ट नंबर थ्री। तो चलो इधर ही हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। अब पार्ट नंबर वन जो आपका फ्लोपियन ट्यूब का है, सारे का नाम अच्छे से याद रखना, बिकॉज इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज इनफंडिब्युलम बेटा। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी जल्दी शबाश, इनफंडिब्युलम। तो ये प्लीज याद रखना, इनफंडिब्युलम इज द, शबाश, फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लोपियन। ये क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम इनफंडिबुलम की बात करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूं। यहां तो क्लियर हो गया ना। अब जरा प्लीज नजर रखो ध्यान से। अगर आप ओवरऑल फ्लोपियन ट्यूब देखोगे, ये आपको पूरा फ्लोपियन ट्यूब दिख रहा है ना। तो ओवरऑल फ्लोपियन ट्यूब की जो साइज होती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, ये होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग बेटा। कितनी होती है, तो इस 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग में जो सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है बेटा, क्लियर है ना, बट वाइडेस्ट होता है। ये साइज में छोटा है बट आगे से क्या है बेटा, वाइड है, ठीक है ना। इसी पार्ट को हम क्या नाम देते हैं। अब इनफंडिबुलम की इंपॉर्टेंस के वो मैं आपको इस पिक्चर में समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। यहां तक तो क्लियर हो गया।
तो अगेन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फ्लोपियन ट्यूब। और हम अभी खाली फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, जो आपको इधर दिख रहा है बेटा, जिस पार्ट को मैंने अभी भी क्या बोला शिवाय, दिस इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। ये याद रहेगा ना। चलो, अब इनफंडिबुलम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। फर्स्ट बात आपने खुद अभी याद रखी बेटा, दैट इज कि इनफंडिबुलम क्या होता है शिवाय, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ, जल्दी जल्दी शिवाय, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कॉमा फर्स्ट, ठीक है, कॉमा वाइडेस्ट, ठीक है ना, कॉमा ट्रम्पेट लाइक पार्ट, ठीक है ना, ऑफ फ्लोपियन ट्यूब बेटा। समझ आया ना, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि जो इनफेंडिबुलम होता है बेटा, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, इनफेंडिबुलम जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब विच इज इन कॉन्टेक्ट, विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ, जल्दी जल्दी शाबाश, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिनको हम क्या नाम देते हैं, तो ये वो पार्ट है बेटा जो एक्चुअल में किसके कांटेक्ट में, जो ओवरी के कांटेक्ट में है। ये क्लियर हो गया ना। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, दैट इज कि जो इनफेंडिबुलम होता है, सुनना प्लीज ध्यान से, ये पूरा का पूरा इनफेंडिबुलम है बेटा, येलो कलर में जो आपको दिख रहा है, तो इनफेंडिबुलम का जो प्रोक्सिमल एंड होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे दो एंड्स लिख दूं, ये हो गया फॉर एग्जाम्पल बी और ये हो गया ए बेटा, ठीक है ना। तो ए आगे वाला हिस्सा हो गया, बी पीछे होता है, ए को मैं बोलूंगा प्रोक्सिमल, बी को मैं बोलूंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो इनफेंडिबुलम का प्रोक्सिमल एंड होता है बेटा, ठीक है ना, प्रोक्सिमल एंड ऑफ इनफेंडिबुलम बेटा, इनफेंडिबुलम, क्लियर ना बेटा, ठीक है ना। तो ये प्रोक्सिमल एंड ऑफ इनफेंडिबुलम जो है, इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा। दिख रहा है भाई इधर, ये इनफेंडिबुलम का प्रोक्सिमल एंड है, और अचानक से इसमें क्या निकली भाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली, एंड दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज, इधर मैं ऐसे लिख देता हूं शाबाश, डिवाइडेड इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, जल्दी शाबाश, दे आर कॉल्ड एज फिमरे बेटा। ये क्लियर हो गया ना, दे आर कॉल्ड एज फिमरे बेटा, ये क्लियर हुई बात। अब ये फिमरेज क्यों रखी गई बेटा, ठीक है ना। फिमरेज का काम होता है कि जब फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल चलेगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब भाई मंथली साइकिल चलेंगे, तो फीमेल की बॉडी के अंदर बेटा हर मंथ के 14वें दिन, हर मंथ के 14th दिन, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है 28 दिन का, तो 28 दिन का बीच क्या हो गया, 14th डे। तो 14th डे क्या होता है बेटा कि इस ओवरी से बाहर कौन आता है शाबाश, एक मैच्योर एग बाहर आता है बेटा, जिस मैच्योर एग को हम क्या नाम देते हैं, विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी, जल्दी जल्दी शाबाश, सेकेंडरी oocyte बेटा। अरे क्लियर हो गया ना। तो एग इधर से बाहर नहीं आता, ये तो बस यहाँ पे चिपका के रखा हमने इसको यूट्रस के साथ, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा इस चीज को हम क्या बोलते हैं। तो एग कहाँ से बाहर आता है बेटा, इस एंड से बाहर आता है, इस समझ में क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये जो एंड है ना आगे वाला, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ओवरी बेटा, इधर से जब एग बाहर आएगा ना, तो उसको संभालने का काम, उसको केयर से पकड़ने का काम, उसको होल्ड करने का काम किसका होता है, इनफेंडिबुलम का। लेकिन इनफेंडिबुलम में किसका बेटा, अरे समझ आया ना। अब यहाँ पे नजर रखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारी आपको फिमरीज दिख रही है, देखिए वन फिमरी इज लॉन्गर देन द अदर्स बेटा, दिख रही है, एक फिमरे मैंने लंबी बनाई है बाकियों के कंपैरिजन में, तो दिस फिमरे इज कॉल्ड एज ओवरियन फिमरे बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं जल्दी शिवाय, ओवरियन फिमरे, याद रहेगा। और यही वो फिमरे है बेटा जो किसको पकड़ती है और फिर अंदर की तरफ खींच के ले आती है बेटा। अरे समझो, ये मान के चलो मेरा हाथ है, इमेजिन करो मेरे हाथ में यहाँ पे एक छेद है बेटा अंदर से, समझ रहे हो ना, यहाँ पे एक ओपनिंग है बेटा, ठीक है ना। अब इस ओपनिंग के अंदर से एग कहाँ घुसेगा, फ्लोपियन ट्यूब या इनफेंडिबुलम में घुसेगा, लेकिन इस ओपनिंग तक पहुंचाने का काम किसका है, और वन ऑफ द फिंगर इज लॉन्गर ना, तो एक्चुअल में एग को कौन पकड़ती है, ये लॉन्ग, और फिर रोल करके कहाँ की तरफ लाती है, अंदर की तरफ लाती है, एकदम प्यार से बेटा, समझ आया ना। सो दिस फिमरी इज कॉल्ड एज, बट ओवरऑल सारी फिमरीज का काम क्या होता है शिवाय, टू ब्रिंग द एग इनसाइड फ्लोपियन ट्यूब, समझ आया। सो दिस इज ऑल वर्ड फिमरे, इसमें आपको इतना ही याद रखना है। क्लियर हो गई ये बात, जल्दी जल्दी क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इन फंडी, चलिए क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट चीज बेटा, जैसे आप इनफेंडिबुलम से पीछे जाओगे बेटा, ठीक है, आफ्टर इनफेंडिबुलम नेक्स्ट पार्ट आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ठीक है, आपको सीधे दिख ही रहा होगा बेटा, ये ओवरऑल तीन पार्ट्स है ना,
आपको पिक्चर में क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको बेटा, ये बाकियों से छोटा दिख रहा है कि बाकियों से लंबा दिख रहा है? तो दिस लॉन्गेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शिवा, इसको हम क्या बोलते हैं? यानी सेकेंड पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब क्या होता है? एम्प्यूला होता है। समझ आया? तो एम्प्यूला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं जो आपको याद भी रखनी है बेटा। पहली बात आप एम्प्यूला के बारे में याद रखोगे, इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ एफटी शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना? दूसरी बात याद रखनी है बेटा, शाबाश, लॉन्गेस्ट पार्ट बेटा, लॉन्गेस्ट पार्ट, क्लियर है ना? नेक्स्ट याद रखनी है बेटा, ये भी वाइडेस्ट होता है, मतलब वाइड होता है इन कंपेरिजन टू लास्ट पार्ट बेटा, ठीक है? तो वाइड इन नेचर में लिख देता हूं, वाइड इन नेचर। क्लियर है बच्चा? कितनी लेंथ होती है ये भी याद रखना बेटा, 6 से 7 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 6-7 सेंटीमीटर लॉन्ग बेटा, हाँ, 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्लियर है ना बेटा? ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नीट में आपसे पूछी गई है बेटा, वो याद रखनी है कि ये वो पार्ट है बेटा फ्लोपियन ट्यूब का जहां पे मैक्सिमम टाइम्स बेटा, ठीक है ना, क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। तो क्या लिखेंगे? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जल्दी जल्दी समझ आया ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको किसके बारे में याद रखनी है शाबाश? इम्प्यूला के बारे में याद रख। क्लियर हो गया यहां तक? अब नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा, जो लास्ट पार्ट भी है, ठीक है ना, तो द लास्ट पार्ट, द थिनेस्ट पार्ट, ये जो शॉर्ट साइज का पार्ट होता है, दिस वन, इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इस्थमस। क्लियर हो गया? और ये याद रखना, इस्थमस वो पार्ट होता है किसका? फ्लोपियन ट्यूब का बेटा, विच कनेक्ट्स विथ यूट्रस बिट, ठीक है ना, पार्ट विच कनेक्ट्स विथ यूट्रस बिट, पार्ट विच कनेक्ट्स, जल्दी जल्दी शाबाश, विथ ऑन बोथ राइट एंड, जल्दी जल्दी, ऑन बोथ राइट एंड। अब जिस पार्ट पे कनेक्ट करते हैं उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा यूट्रस में, उस पार्ट को हम फंडस नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? ये मैं यूट्रस में पढ़ा दूंगा, सभी के लिए इतना याद रखो। ये समझ आया? यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना बेटा? अब अगर आप यूट्रस के अंदर जाओगे, ठीक है, इनसाइड द यूट्रस जाओगे, ठीक है, आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, इंटरनली बेटा यूट्रस इज लाइंड बाय स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू बेटा, एंड दिस एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड एज कॉलमनर। पढ़ाया ना मैंने क्लास 11 तक? कॉलमनर, जल्दी जल्दी शाबाश, सीलिएटेड एपिथेलियम बेटा। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और ये कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ की तरफ बीट करता है? ये यूट्रस की तरफ बीट करता है कि ये ओरी की तरफ बीट करता है? ये हमेशा यूट्रस की तरफ बीट करता है बेटा। अरे समझ आया? तो मतलब ये हमेशा कहाँ की तरफ बीट कर रहा है? अंदर की तरफ। और मकसद क्या होता है बेटा इसको अंदर की तरफ बीट करने का? कि जो एग हमने यहाँ से रिसीव किया है ना बेटा, उसको हम कहाँ पहुंचाए? यूट्रस में पहुंचाए बेटा। समझ आया? तो ये आपको इन्फेंडिबुलम में भी मिलेगा, शाबाश, ये आपको, जल्दी जल्दी शाबाश, ये आपको एम्पुला में भी मिलेगा, और ये आपको शाबाश एस्थमस में भी मिलेगा। समझ आया? यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना? नेक्स्ट चीज बेटा, ये सुनना ध्यान से। अब जो आपको फ्लोपियन ट्यूब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, सुनना प्लीज ध्यान से, हाँ? जो आपको फ्लोपियन ट्यूब यहाँ पे दिख रहा है, चलो इसी पिक्चर में, चलो मैं इस पिक्चर में दिखा देता हूँ इस बात को। ये जो आपको फ्लोपियन ट्यूब, इधर इधर से मैं दिखा देता हूँ, ये जो आपको यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब दिख रहा है ना बेटा, ये ऐसे ना बीच में यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब ऐसे टंगा हुआ है। लेकिन ये नॉर्मली हमारी बॉडी में एक्चुअल में ऐसे टंग सकता है क्या? ठीक है, इसके आगे वाले साइड्स कैसे बेटा? हैवी लोडेड विद फिमरेज बेटा, ये बेंड हो जाएगा ना। तो आपका फ्लोपियन ट्यूब या फीमेल का फ्लोपियन ट्यूब बेंड ना हो, वो एक जगह अटैच्ड रहे, स्टेबल रहे बेटा। तो स्टेबिलिटी के लिए अल्लाह ने क्या किया? इस फ्लोपियन ट्यूब को बेटा कवर कराया स्पेशल स्ट्रक्चर से, जो आपको नीचे भी मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा। मतलब ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपको ऐसे मिलता है, ये इस पूरे एरिया में ऐसे मिलेगा आपको बेटा, और ये नीचे से इसको क्या करता है शाबाश? ऐसे कवर करता है। क्लियर है ना? दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? जो आपको इधर भी मिलेगा और ऑफ कोर्स जो आपको शाबाश बाहर से भी मिलेगा। अरे समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये फ्लोपियन ट्यूब हवा में ऐसे टंगा नहीं रहना चाहिए, तो हमने इसको ऊपर से भी रस्सी से बांध के रखा और नीचे से भी, बस समझ आया ना? तो रस्सी क्या है बेटा? ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, नीचे भी और इस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को
विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द फ्लोपियन ट्यूब्स है, ठीक है ना। इसको हम नाम देते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीजोसल्फोनिक्स बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड है शाबाश, याद रखना मीजोसल्फोनिक्स क्या है, मीजोसल्फोनिक्स जल्दी जल्दी क्या है बेटा शाबाश, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है विच इज अटैच्ड जल्दी जल्दी टू द फ्लोपियन ट्यूब्स बेटा एंड प्रोवाइड्स देम स्टेबिलिटी। समझ आ गई बात, तो मैंने इधर दिखा दिया आपको, आगे बढ़े। तो ये आपका फ्लोपियन ट्यूब यहाँ पे खत्म हो जाता है, समझ आया। अब अगर मैं आपसे बोलूं फंक्शन बताओ फ्लोपियन ट्यूब का, तो क्या क्या फंक्शन है फ्लोपियन ट्यूब। पहले ये रिसीव करता है एग को बेटा, दूसरा ये ट्रांसपोर्ट करता है एग को बेटा, तीसरा ये एग को बेटा अंदर लाने के बाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा, अपने फोल्ड्स के अंदर उसको आराम से संभाल के रखेगा बेटा, ठीक है ना। तीसरा फर्टिलाइज, ये बोर्ड के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कराता। चौथा ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी मदद करता है, कैसे, बिकॉज ब्लास्टुला कहाँ बनता है, फ्लोपियन ट्यूब में। मर्यूला कहाँ बनता है, फ्लोपियन ट्यूब में। क्लीवेज कहाँ होती है, फ्लोपियन ट्यूब में। वो सब एम्ब्रियो के बनने के स्टेप्स है ना, तो वो भी कहाँ हो रहे हैं बेटा, फ्लोपियन ट्यूब। समझ आया ना। तो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। आई होप फ्लोपियन ट्यूब क्लियर हो गया बेटा, पक्का। इतना ही इसमें याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। तो पहले ये पढ़ लो फटाफट से। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मतलब दो है बेटा, ठीक है ना, अलोंग विथ पेयर ऑफ, मतलब ये भी दो है बेटा, यूट्रस एक है, सर्विक्स एक है, वजाइना, ठीक है ना, यूट्रस सर्विक्स वजाइना एंड, ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे पढ़ाऊंगा थोड़ी डिटेल में, एक्सटर्नल जेनिटल क्या क्या होता है, लोकेटेड इन द, ये भी पेल्विक रीजन में ही पाया जाता है, ठीक है ना। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल टू सपोर्ट डेवलपमेंट बच्चे का, लैक्टेशन बच्चे का, ग्रोथ बच्चे का, ये सारी चीजों को क्या करते हैं, सपोर्ट। क्लियर है। ये एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो आई होप अभी आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छे से बेटा। तो एनसीईआरटी की पिक्चर को थोड़ा सा एक बार देखते हैं, देख लो जल्दी जल्दी इसको एक बार। हाँ नबीलो कौन सा, नहीं सर। आप अपना कंसर्ट दो। चलिए, ये आप एनसीईआरटी को एक बार देखिए, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा का पूरा पार्ट क्या दिख रहा है शाबाश, फ्लोपियन ट्यूब। तो पहले क्या है बेटा, फिम्ब्रे। तो फिम्ब्रे कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ इनफेंडिबुलम बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, ये ध्यान रखना है। फिम्ब्रे पहले, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना एनसीईआरटी में, इन्होंने इन तीनों को क्या माना है, लेकिन फिम्ब्रे को इन्होंने ऐड नहीं किया ना बेटा, क्यों नहीं किया, बिकॉज फिम्ब्रे एक्सटेंशन किसका है, इनफेंडिबुलम का बेटा। क्लियर हो गया ना। सेकंड पार्ट कौन है, एम्प्यूला, एंड थर्ड पार्ट कौन है, और तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। ये आपको इधर भी फ्लोपियन ट्यूब दिख रहा है, इधर भी फ्लोपियन ट्यूब। क्लियर है। अब अगर आप एनसीईआरटी की पिक्चर को ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर ऑफकोर्स दिखाई देगा, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर बेटा दिख रहा है ना नीचे से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीजो सैल्पेनिक्स बेटा। क्लियर है। लिगामेंट भी इसको बोला जाता है, जो किसको होल्ड करने का काम करता है शाबाश। ये नीचे भी होगा, और ये आपको शायद जल्दी से ऊपर भी होगा बेटा, नहीं इन्होंने ऊपर वाला नहीं दिखाया, बट ये आपको दोनों में याद। क्लियर हो गया। तो मैं इधर ऐड भी कर देता हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज मीजो सैल्पेनिक्स, होल्ड ऑफ शाबाश। आई होप यहां तक क्लियर हो गया बेटा, क्लियर है। तो आगे बढ़ू मैं, तो ये डन है। अब इधर भी एक और मैंने पिक्चर ऐड करी है, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी देने के लिए, ये आपकी ओवरी होगी बेटा, ठीक है ना। तो ये आप फटाफट से बताओ क्या है, इसका बताओ फटाफट से क्या नाम है, और ये फटाफट से बताइए क्या है, जल्दी जल्दी शाबाश। ये है फिम्ब्रे, ठीक है ना।
ये वाला पार्ट क्या है बेटा? ये है इनफंडिब्यूलम। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या है? एम्प्यूला है बेटा। और लास्ट वाला क्या है? ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये चीज, इसमें थोड़ी देर पहले बोला, दिस स्ट्रक्चर इज डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, और इसी को हम क्या नाम देते हैं सुभाष? मीजो। क्लियर है? तो मैं ऐसा भी बता सकता हूं ना, दैट फ्लोपियन ट्यूब इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ovaries and ends at the, या which extends from ovaries to the uterus। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ओराइन पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं यूटेराइन पार्ट। ठीक है, तो इधर मैं ऐड कर देता हूं। तो ये दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं बेटा इधर, है ना, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं शाबाश? ओवरियन पार्ट बेटा। आप इनको ओवरियन एंड भी बोल सकते। ठीक है ना? और इसको हम क्या बोलते हैं शाबाश? फ्रंट पार्ट या शाबाश फ्रंट एंड बोल। यहां तक तो क्लियर हो गया? दिस इज राइन एंड। ये खत्म हो जाता आपका पूरा का पूरा। आगे बढ़े, पढ़ लो इसको फटाफट से। ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब यूट्रस वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसएस। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ईच फ्लोपियन ट्यूब बेटा, जल्दी जल्दी शाबाश। ये इंपॉर्टेंट पूछा गया, ठीक है ना? 10 to 12। ईच फ्लोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द, समझ आया ना बच्चा? द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब क्लोजर टू द ओवरी इज, चलिए शिवा, फनल शेप्ड, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इनफंडिबुलम नाम देते हैं। द एड्स ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं शिवाश? फिमरेज बोलते हैं बेटा। ठीक है ना? विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ, आफ्टर किस दिन होगा वो? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा बेटा। ठीक है ना? द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर थिन वॉल्ड डायलेटेड पोर्शन लॉन्गर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एज, जो कितना होता है? 6 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 mm वाइड होता है बेटा, जो पूरे फ्लोपियन ट्यूब का 2/3 हिस्सा बनाता है बेटा। समझ आया ना? नेक्स्ट बेटा, इस्थमस, नैरो पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब अटैच टू द, जो 1/3 हिस्सा बनाता है बेटा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मीजोसल्पिनिक्स क्या है बेटा? जल्दी जल्दी शाबाश। डबल फोल्ड ऑफ, क्लियर है? ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए इसको अच्छे से याद रखना। फंक्शंस ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, तो पहला क्या है? टू रिसीव ओम फ्रॉम द, second to hold and nourish ovum between its circular folds till it is fertilized better, to help sperm in their upward, because sperm नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, उनको भी हेल्प करता है बेटा, बिकॉज ये रास्ता प्रोवाइड करता है sperm को। ठीक है ना? देखिए सीलिया की मदद से कोई हेल्प sperm को सीलिया की मदद से बेटा रुकावट मिलती है, हेल्प नहीं मिलता है। लेकिन ये रास्ता है ना बेटा, जिस रास्ते से sperm चलता है, बिकॉज एग जो केमिकल रिलीज करती है वो कहाँ से बाहर आते हैं? इसी रास्ते से बाहर आते हैं। तो ये डायरेक्शन देता है sperm को कि आपको कहाँ जाना है बेटा। क्लियर है ना? नेक्स्ट, टू कन्वे फर्टिलाइज्ड ओम टू द, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड ओम या जिसको आप जाइगोट भी बोलते हो बेटा, उसको ये कहां तक पहुंचा देता है? यूट्रस तक पहुंचाता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द, ये एरिया मैंने बताया कौन सा एरिया? एम्पुला बेटा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल समझ आया? मर्यूला एंड ब्लास्टुला। तो आई होप ये सारा क्लियर हो गया। डन है यहां तक? आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज यूट्रस बेटा। क्लियर है ना? चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे स्ट्रक्चर पढ़नी है, मैं इधर से शुरू करता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस। तो यूट्रस के बारे में सबसे पहली चीज जो आप याद रखोगे बेटा, वो ये याद रखोगे, यूट्रस जो है बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? समझ आया ना बेटा? ऑल्सो कॉल्ड एज चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन बेटा। ऑल्सो कॉल्ड एज चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। पहली बात ये हो गई, ठीक है? दूसरी बात जो आप याद रखोगे यूट्रस के बारे में, यूट्रस जो होता है बेटा, ठीक है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इट इज अ पियर शेप्ड ऑर्गन। दिख रहा है? अगर इसको ऐसे पकड़ के उल्टा कर दूं बेटा, पियर ऐसे होता है ना, बट ये पियर के जैसा नहीं है, बिकॉज ये क्या? उल्टा पियर है बेटा। तो मैं क्या लिखूं भाई? इन्वर्टेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज पायरी फॉर्म। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखोगे या एरो करके लिखोगे, इन्वर्टेड, जल्दी जल्दी शिवाय, इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन।
इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरी बात जो यूट्रस के बारे में आप याद रखोगे बेटा, दैट इज, अगर आप यूट्रस को चलो आप खुद ही यूट्रस को ध्यान से देखो बेटा, मुझे बताइए मस्कुलर ऑर्गन है कि नहीं है? हाईली मस्कुलर है, ठीक है। क्या ये हॉलो है कि सॉलिड है? हॉलो है बेटा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं इधर, जल्दी आप खुद ही बताओ शबाश, जल्दी जल्दी शबाश। हाईली मस्क्यूलर, हाईली मस्क्यूलर कॉमा हॉलो ऑर्गन बेटा, ठीक है। डायमेंशन यहाँ पे लिखे बेटा, तो कितना लंबा होता है? 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन इंपॉर्टेंट, याद रखना प्लीज, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है ना, एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। मैं यहाँ एरो नहीं खींचूंगा, थोड़ा डायग्राम खराब हो जाएगा मेरा, तो बट ऐसे आपको याद रखना है कि अगर आप इधर से इधर तक देखोगे बेटा तो कितनी लंबाई है? 7.5, ठीक है ना। अगर आप ऐसे देखोगे बेटा तो कितनी चौड़ाई है? वेरी गुड। एंड अगर आप थिकनेस देखोगे, मतलब इस दीवार की थिकनेस यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कितनी आएगी? समझ आया? मैं यहाँ इसको खराब नहीं करूंगा डायग्राम, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, कि अगर आप यूट्रस को ध्यान से देखोगे फीमेल्स की बॉडी में, ठीक है ना, तो फीमेल्स की बॉडी के अंदर यूट्रस जो होता है बेटा, ठीक है, इट इज प्रेजेंट, इधर मैं लिख देता हूं प्रेजेंट, प्रेजेंट इन बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर बेटा, याद रहेगा। तो मुझे ये पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, नजर रखो ध्यान से, यहाँ मैंने रेक्टम लिखा ना, मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। याद, ये मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो बेटा, जब यूरिनरी ब्लैडर की लोकेशन बताई थी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर लिखूं बेटा तो क्या लिखूंगा? बिहाइंड, जल्दी जल्दी शाबाश, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर बेटा, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना फिर, और बिहाइंड यूरिथ्रा, चल लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो आप खुद याद रखना, मैं ऐड नहीं करूंगा, आप वो खुद याद रखना, ये इसकी लोकेशन। समझ आया? अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं ना, एक बार पिक्चर देख लेते हैं, कहाँ गया वो? ये देखो, इस पिक्चर को जरा सा ध्यान से देखो आप बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी की भी मैं दिखाऊंगा, ये मैंने अलग से एक पिक्चर ऐड करी है इसमें, नजर रखिए ध्यान से। ये आपको यहाँ पे क्या दिख रही है? जल्दी जल्दी भाई, ये क्या दिख रहा है? यूट्रस दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नॉर्मली हम बच्चों को यूट्रस ऐसे दिखाते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी में भी ऐसे होगा, आगे ऐसा नहीं है बेटा, बिकॉज मैं क्वाड्रेटिक्स में पढ़ाऊंगा ना, वहां पे हम आपको पढ़ाऊंगा एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन बेटा। एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन क्यों होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है बॉडी में, वो आपको आगे पता चलेगा, बट अभी के लिए आप याद रखो, यूट्रस पिक्चर में हम बनाते हैं सीधा, लेकिन फीमेल की बॉडी में सीधा, ठीक है। अगर वो सीधा होता तो बच्चा बेटा 4-8 महीने बाद ही बॉडी से बाहर आ जाता, ये समझ रहे हो ना बेटा। तो यूट्रस टेढ़ा होता है बेटा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना यूट्रस के नीचे के साइड में, ये यूट्रस के नीचे के साइड में कौन है? जल्दी बोलो भाई शाबाश। ये यूट्रस के नीचे के साइड में कौन है बेटा? जल्दी जल्दी शाबाश। ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो मुझे बताइए ब्लैडर से आगे कि ब्लैडर से पीछे? ब्लैडर से पीछे है बेटा, समझ आया? आप पीछे आ जाओ एक बार। अगर आप प्रीवियस पोस्टीरियर साइड में देखोगे तो ये पूरा पार्ट जो आपको पोस्टीरियर साइड में दिख रहा है बेटा, ये क्या है शाबाश? दिस इज, जल्दी बोलो शाबाश, दिस इज रेक्टम बेटा, क्लियर है ना। तो ये हो गया रेक्टम, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, तो बीच में कौन होया? समझ आया ना। तो मैं इसलिए मैंने लिखा है प्रेजेंट बिटवीन द रेक्टम एंड, रेक्टम के आगे और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे बेटा। समझ आया? जो आपकी एनसीईआरटी की पिक्चर में कुछ ऐसे दिया हुआ बेटा, सेम चीज है बेटा। अब इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया, मैंने आपको एक्चुअल पिक्चर ऐसे दिखाई बेटा। ये आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है? ये आगे हमें करना है शाबाश, यूट्रस। ये कौन दिख रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। और ये कौन दिख रहा है? रेक्टम। तो रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, और बीच में कौन? समझ आया कि नहीं समझ आया? आगे बढ़े तो आगे दोबारा इस पिक्चर, यहां तक तो क्लियर हो गया सारा। अब जरा एक बार इसकी तरफ देखते हैं बेटा। यूट्रस को अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, ठीक है, आपको क्लियरली पिक्चर में
दो चीजें दिखाई, नजर रखना प्लीज ध्यान से, इधर सब लोग देखो बेटा। अगर मैं यूट्रस रखना प्लीज ध्यान से बेटा, अगर मैं यूट्रस के अंदर यहाँ पे एक एरो खींचू, क्या ऐसे, ठीक है, और दूसरी एरो में बेटा इधर खींचू इस पॉइंट पे, ठीक है, तो मुझे बताओ दो एरोज में से कौन सी एरो बड़ी है बेटा, ऊपर वाली की नीचे वाली? मैं ऐसा बता सकता हूँ ना कि यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है बेटा जिसकी बॉडी के अंदर, ओवरऑल तो ये यूट्रस ही है ऊपर से नीचे तक, जिसकी बॉडी के अंदर आपको दो हिस्से दिखाई देते हैं, एक ब्रॉड हिस्सा दिखाई देता है जो ऊपर के साइड में बेटा, और दूसरा नैरो हिस्सा दिखाई देता है जो नीचे के साइड में। समझ आया ना? इसको हम डायलेटेड पार्ट बोल सकते हैं, इसको हम कंस्ट्रिक्टेड पार्ट बोल सकते हैं। समझ आया ना? ये वाला पार्ट जो बेटा ये फूला हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ये थोड़ा सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। अरे समझ आया ना? ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, डायलेटेड पार्ट, ब्रॉड पार्ट बेटा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, उसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूं, दिस पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज बॉडी बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शिवाय? इसको मैं इधर लिख सकते हैं ना, दिस पार्ट, बिकॉज बाद में कुछ आना इधर हम करते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं ना इधर से। ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं शिवाश? दिस पार्ट इज कॉल्ड है, जल्दी जल्दी शिवाश, बॉडी ऑफ, जल्दी जल्दी शिवाश, बॉडी ऑफ, याद रहेगा? बॉडी ऑफ यूट्रस के बारे में आप क्या याद रखो बेटा? इट इज वाइडेस्ट और ब्रॉडर पार्ट ऑफ, ये क्लियर हो गया? और अगर आप नीचे वाले एंड को ध्यान से देखोगे, मतलब दिस वाला एंड बेटा, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स ऑफ यूट्रस बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शिवाश, सर्विक्स, जल्दी जल्दी शिवा, ऑफ यूट्रस। अरे क्लियर हुआ? तो दैट शोज बेटा, जिस चीज को हम अलग समझते हैं, नॉर्मली हम लिखते हैं ना सर्विक्स अलग बेटा, एक्चुअली में सर्विक्स कोई अलग चीज, एक्चुअली में सर्विक्स पार्ट है बेटा किसका? यूट्रस का। फिर मैं ऐसा बता, नजर रखना प्लीज आंसर, फिर मैं ऐसा बता, इसको मैं बाद में हटाऊंगा इस सरों को, फिर मैं ऐसा बता सकता हूं ना कि फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट बेटा, इधर से लेकर इधर तक ये पूरा एरिया क्या है? यूट्रस है बेटा। यहां तक तो क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज नजर रखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। बॉडी ऑफ यूट्रस को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये है ना बॉडी ऑफ यूट्रस, इधर से जहां हमारा बच्चा बड़ा होगा, जहां सारा कुछ प्रोसेस चलेगा। लेकिन बॉडी ऑफ यूट्रस के ऊपर अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे, यहां बॉडी ऑफ यूट्रस में एक हिस्सा बेटा ऐसे डोम के जैसा है, दिख रहा है ना ऊपर ऐसे डोम के जैसा है। तो दिस पार्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना? बट अभी के लिए बस इतना आप याद रख लो, तो बॉडी ऑफ यूट्रस के अंदर उसका अपर मोस्ट पार्ट, एंटीरियर पार्ट जो होता है बेटा, वो क्या होता है शिबाश? डोम लाइक होता है बेटा, और हाईली मस्क्यूलर। ध्यान से देखो, इधर भी मसल देखो और इधर भी मसल देखो, यहां मसल्स की डेंसिटी क्या है बेटा? अरे समझ रहे हो ना? सो दिस डोम लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस ऑफ बॉडी बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शिवाय, दिस इज कॉल्ड एज फंडस ऑफ बॉडी बेटा। अरे क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी क्लियर हुआ? तो फिर मैं ऐसा बता सकता, बॉडी के दो हिस्से हैं, क्या क्या? जल्दी जल्दी शिवाय, डोम लाइक पार्ट कॉल्ड एज फंडस बेटा, एंड ये मेन रीजन जो इसको मेन बॉडी भी बोल, समझ आया ना? यहां तक तो क्लियर हो गया? तो अगर मैं एरो अगेन एक बार दोबारा खींचू बेटा, मैं ऐसे नजर रखो ध्यान से, मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये पूरा एरिया ऊपर से नीचे तक बेटा, हालांकि यहां तक इस पॉइंट तक बेटा, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस। समझ आया? तो ओवरऑल यूट्रस के कितने हिस्से हैं फिर? तीन हिस्से ओवरऑल, अगर मैं बोलूं तीन हिस्से, क्या? फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। बॉडी के कितने हिस्से? दो है बेटा, क्लियर है? ऊपर वाला डोम शेप्ड एंड मेन बॉडी बेटा। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी समझ आया ना यहां तक? यहां तक तो कोई मसला नहीं है, पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। ये अब जो बताने वाला हूं इस पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको जरा नजर रखो ध्यान से। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चले मेरे सामने एक फीमेल बैठी थी, ऐसे खड़े, मतलब ऐसे एक फीमेल खड़ी थी मेरे पास, और मैंने इसको ऐसे बीच में काटा बेटा। जब काटूंगा ना तो इस सेक्शन को हम सेगेटल सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये इमेजिन कर लो आपके पास एक फीमेल का यूट्रस है, और यूट्रस का कौन सा पार्ट है? सेगेटल सेक्शन ऑफ यूट्रस है बेटा, जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है। असम एक्चुअल में यूट्रस गोलाकार का होगा ना, 3D ऑर्गन होगा, लेकिन हम थोड़ी 3D देख पा रहे हैं, हम उसका एक हिस्सा देख पा रहे हैं, जो आगे वाला हिस्सा है वो हमने फेंक दिया कहीं पे बेटा। तो इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेगेटल सेक्शन। समझ आया? तो जब आप यूट्रस के सेगेटल सेक्शन को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देता है बेटा, कि यूट्रस के सेगेटल सेक्शन में मेजरली हमको 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं। कितनी लेयर्स? जल्दी जल्दी शिवाय, कितनी लेयर्स? ये मैंने एक यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट खुद करी है बेटा, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ऐसे दिख रहा है भाई? ठीक है ना? सो दिस आउटर मोस्ट लेयर, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई लेयर है बेटा, दिस लेयर इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम बेटा। क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शिवाश, जल्दी जल्दी शिवाश, दिस इज कॉल्ड एज
पेरीमेट्रियम, याद रहेगा। तो पेरीमेट्रियम क्या होती है, जल्दी जल्दी शबाश, यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर होती है, और किससे बनती है, जल्दी जल्दी शबाश, एपिथेलियल टिश्यू से बनती है बेटा, मेरे क्लियर ना, और थिन लेयर होती है। काम क्या होगा इसका, एक्शन का, तो इसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, जैसे आप अंदर जाओगे यूट्रस में बेटा, ठीक है ना, तो आफ्टर पेरीमेट्रियम आपको एक बड़ा सा मस्कुलर लेयर दिखाई देगा। भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा हाईलाइट भी मैं कर देता हूँ। ये पूरी लेयर दिख रही है ना इधर, जिसको मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है, दिख रहा है। ये पूरा लेयर जो है बेटा, ये मसल से भरा हुआ होता है, एंड दिस मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम, इसको हम क्या बोलते हैं। और फिर ये भी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये पूरा लेयर बेटा बीच वाला, ये भी यहाँ पे क्या है, जल्दी जल्दी शिवाश, और ऑफ कोर्स ये इधर क्या है बेटा, दिस इज ऑल्सो मायोमेट्रियम। अरे समझ आया ना, समझ आया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो सेकंड लेयर हमारी जो यूट्रस की है, ये क्या है बेटा, मायोमेट्रियम की लेयर है, मायोमेट्रियम, समझ आया बच्चा। तो ये होगी मायोमेट्रियम, और ये लेयर कैसी होती है बेटा, थिन होती है कि थिक होती है, इट इज थिक लेयर बेटा, मैं इधर ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। के बारे में आप याद रखोगे, दिस इज थिक लेयर ऑफ मसल्स, समझ आया बच्चा। और अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं तो आपको आंसर आना ही चाहिए ऑफ कोर्स, वो ये है बेटा कि मेरे को बताइए, ये जो थिक लेयर ऑफ मसल है, ये आपके हिसाब से फीमेल में सिकेलेटल होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा बेटा, समझ आया ना। फिर ये कौन सी मसल है यहाँ पे, मसल, समझ आया ना, मसल, क्लियर हो गया। दैट मीन्स द बेटा कि पार्टुरेशन का प्रोसेस कैसा होगा, वॉलंटरी होगा कि इनवॉलंटरी होगा, वॉलंटरी, समझ आया। बस यहाँ पे एक चीज याद रखो, बिकॉज जो आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ी है, थोड़ा सा मैं दोबारा याद दिला देता हूँ। इन इनवॉलंटरी मसल्स को स्टिमुलेट करने का काम एक हार्मोन का होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन बोल, क्या बोलते हैं शबाश, याद रहेगा। और बिकॉज ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा इन मसल्स की क्या कराता है, कॉन्ट्रेक्शन कराता है, समझ आया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट। इस वजह से बेटा इस हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन या पार्ट्रेशन हार्मोन भी, याद रहेगा। अरे जल्दी याद रहेगा ना बेटा। तो मतलब जब हम प्रोसेस ऑफ पार्ट्रेशन पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि एक हार्मोन बॉडी से निकल के आया पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो किस पे आया, मायोमेट्रियम की लेयर पे आया, और इनकी क्या करा दी, इसकी वजह से बच्चे को बाहर की तरफ क्या कर दिया गया, धक्का मारा गया बेटा, समझ आया ना। यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, अब इसके बाद जो अंदर वाली लेयर है बेटा, ठीक है ना, जिसको हमने दो पार्ट्स में बांटा, पहले मैं कॉमन नेम लिख देता हूँ इसका, कलर हम चलो येलो कलर में ले लेता हूँ, दिख रहा है ना ये पूरा का पूरा पार्ट, ये दोनों को मैं कंबाइन करा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, इसको इधर ले आता हूँ, पहले मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, इधर नजर रखो, थोड़ा कंफ्यूजन है तो नजर रखिए ध्यान से, ये ब्लैक कलर है, और इसको चलो ग्रीन कलर कर देता हूँ मैं, ये दिख रहा है यहाँ ग्रीन वाला पार्ट, ये ब्लैक प्लस ग्रीन दोनों मिलके बनाता है इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ, जल्दी जल्दी, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस बेटा, क्लियर है ना। दिस इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम बेटा, क्लियर हो गया बच्चा। तो एंडोमेट्रियम के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। जैसे पहली बात तो आपने अभी भी पढ़ी बेटा, शाबाश, आउटर मोस्ट कौन थी, पेरीमेट्रियम, मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शन प्रोटेक्शन बेटा, पढ़ा है ना मैंने, ठीक है। इनर मोस्ट कौन सी आएगी, जल्दी जल्दी शाबाश, इनर मोस्ट लेयर बेटा कौन आएगी, जल्दी जल्दी शाबाश, एंडोमेट्रियम आएगी, ये क्लियर हो गया। ये आपने इसके बारे में पहली बात याद रखी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको इसके बारे में याद रखनी है, ये जो लेयर होती है बेटा, ये प्लीज अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। इट इज हाईली हाईली वेस्क्यूलर बेटा, क्या है ये, जल्दी जल्दी शाबाश। और इसकी ब्लड वेसल, हाईली वेस्कुलर का पता है, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होगा। इसकी ब्लड सप्लाई की जो इसकी ब्लड वेसल जो है बेटा, उनको अल्लाह ने एक स्पेशल प्रॉपर्टी दी है, वो नेचर में टॉर्टोरस होती है, TORTORUS बेटा। अब ये क्या मतलब है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द एंडोमेट्रियम आर टॉर्ट, क्यों, इसका थोड़ी देर में डिस्कशन अलग से करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, इसी के साथ और एक बात आपको याद रखनी है, ये हाईली ग्लैंड्यूलर होती है, क्या होती है, हाईली ग्लैंड्यूलर होती है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे बेटा, ठीक है ना। ये हाईली सिक्रीटरी होती है बेटा, हाईली
हाईली सिक्रीटरी होते हैं, बिकॉज ग्लैंडुलर है तो सिक्रीशन तो होगा ही होगा बेटा। अरे समझ आया? तो दिस लेयर विच इज, जल्दी जल्दी शिवाश, हाईली वेस्क्यूलर, हाईली ग्लैंडुलर, हाईली सिक्रीटरी, जिसमें बहुत सारी सिक्रीशन निकलती रहती है बेटा, इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम बेटा। समझ आया ना? और इसके बारे में और एक बात आपको आगे आगे जाके याद रखनी है, दैट इज यही वो लेयर है बेटा। ठीक है ना? ठीक है ना? इधर लिख देता हूं मैं, तो भाई दिस इज द लेयर बेटा। ठीक है, दिस इज द लेयर बेटा। ठीक है, जहां पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट रिप्रोडक्शन का अंजाम दिया जाता है, एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। अरे समझ आया कि नहीं समझ आया? यानी इम्प्लांटेशन में तीन में से कौन सी लेयर पार्टिसिपेट करती है? जल्दी समझ, एंडोमेट्रियम। अरे समझ आया? तो बच्चा अपने आप को या एम्ब्रियो अपने आप को कहाँ चिपकाएगा? एंडोमेट्रियम में चिपकाएगा। यहाँ चिपक गया तो प्रेग्नेंट है, यहाँ नहीं चिपका तो कहानी खत्म। ये यहां तक तो क्लियर हो गया? अब इंपॉर्टेंट बात और एक जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, बट आगे बर्थिंग प्रोसेस में लिखी है बेटा, जो आपको याद रखनी है, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट, मैं कलर ब्लैक तो यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगा, चलो मैं ये वाला कलर यूज करता हूँ। तो आपको क्या याद रखनी है, ये आपको पूरा एंडोमेट्रियम दिख रहा है जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना? एंडोमेट्रियम को हम फिजियोलॉजी के बेसिस पे या फंक्शन के बेसिस पे दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक वो लेयर जो किसके कांटेक्ट में? मसल के। ठीक है, एक वो लेयर जो किसके कांटेक्ट में? कैविटी के कांटेक्ट में बेटा, यूट्राइन कैविटी जिसको बोलते हैं, या सर्विकल कैविटी जिसको बोलते हैं। समझ आया ना? तो दिस लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, फिर बाद में इधर अलग से करेंगे। दिस लेयर ऑफ मायोमेट्रियम विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द, चलिए, मसल्स बेटा। ठीक है ना? एंड अनदर लेयर बेटा विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द cervical cavity बेटा। क्लियर है? तो द लेयर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द मसल्स बेटा, दिस लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम बेसिली बेटा। क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शिवाश। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं इधर ही बताऊंगा थोड़ी देर पहले। जल्दी जल्दी, इसको हम क्या बोलते हैं शिवाश? स्ट्रेटम। याद रहेगा? सो एंडोमेट्रियम इज डिवाइडेड इनटू टू सब लेयर्स। द फर्स्ट लेयर इज, वेरी गुड बेटा, एंड जो सेकंड लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है बेटा, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम, स्ट्रेटम फंक्शनल बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शिवाश। स्ट्रेटम फंक्शनल बोलते हैं, फंक्शनल। याद रहेगा? जल्दी जल्दी याद रहेगा? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ठीक है, आप सबने सुना होगा, मैंने साइकिल के बारे में, और थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको टेंथ में मैम या सर जिसने भी पढ़ाई दिया होगा कि हर महीने फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर आता है, आता है। और अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर आते समय बेटा और एक चीज बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, वो क्या होती है? एंडोमेट्रियम। सुना है ना सबने बेटा? अपने दिमाग को थोड़ा जोर डालो, ठीक है ना, अपने दिमाग को थोड़ा क्वेश्चन पूछो कि अगर एक फीमेल के अंदर एक महीने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरी एंडोमेट्रियम लेयर बाहर आ गई, तो नेक्स्ट मंथ एंडोमेट्रियम लेयर आएगी, वो कहां से आएगी बेटा? ये कभी सोचा आपने? लेयर का बाहर आना मतलब सारी सेल्स वॉश आउट होगी। भाई अगर सारी सेल्स वॉश आउट होगी, मसल से एपिथेलियल टिश्यू तो नहीं बन सकता है ना, बिकॉज नीचे मसल है, ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है। आपको सर ने बोला कि सारा ही लेयर बाहर आ गया, सो दैट मीन सारी एपिथेलियल लाइनिंग बाहर आ गई। सारी एपिथेलियल लाइनिंग बाहर आ गई तो क्या मसल एक अडल्ट फीमेल के अंदर, चलो एम्ब्रियोजेनेसिस होती, जर्म लेयर होते तो अलग कहानी थी, लेकिन फीमेल तो अडल्ट है ना बेटा, तो अडल्ट फीमेल के अंदर मसल दोबारा से एपिथेलियल टिश्यू को जन्म दे सकती है, तो फिर दोबारा वो कहां से आता है? वेरी गुड बेटा। ठीक है, आंसर इसका आएगा एक्चुअली में सारी लेयर खत्म नहीं होती है बेटा। समझ आया ना? जो लेयर एक्चुअल में खत्म होती है बेटा, जो हर महीने बाहर जाती है, हर महीने दोबारा बनती है, हर महीने हार्मोन उसको दोबारा बढ़ाते हैं, हर महीने एंड पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई बेटा, हार्मोन उसको साफ कर देते हैं, दैट लेयर इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शिवा, दैट लेयर इज कॉल्ड एज, तो मैं फिर ऐसा लिख सकता हूं ना, मंथली साइक्लिक, मंथली साइक्लिक चेंज बेटा। ठीक है ना? वो किस में आती है? अब मैं यहाँ पे सीधे ब्रेक क्यों नहीं लिख रहा हूँ? देखा, साइक्लिक चेंज में ये भी आएगा कि पहले पतली थी, फिर मोटी हो गई और फिर साफ हो गई। तीनों चीजें, पहले पतली होती है, फिर हार्मोन आके उसको मोटा कर देते हैं, और फिर एंड पे, समझ आया ना, वो किसका होता है? बात समझ आया ना? तो पीछे कौन रह जाता है? जो अगेन बेटा माइटोसिस करके,
ठीक है, माइटोसिस करके बेटा रिजेनरेट करेगी, और उस रिजेनरेशन पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? जल्दी बोलो, उस रिजेनरेटेड पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, स्ट्रेटम। समझ आया? तो क्या पूरा एंडोमेट्रियम हर महीने साफ होता है? नहीं होता, खाली एक हिस्सा होता है। और वो कौन सा हिस्सा है बेटा? शाबाश, अगर इधर पिक्चर में भी हाईलाइट करे तो वो कौन सा हिस्सा है? शाबाश, इधर से मैं हाईलाइट कर दूं तो वो ये वाला हिस्सा है बेटा। तो ये कौन सा हिस्सा है? जल्दी जल्दी, फंक्शनल बेटा। और ये अंदर वाला हिस्सा कौन सा है? जल्दी बोलो ना, शाबाश। ये स्ट्रेटम, ये स्ट्रेटम बेसाली बेटा। ठीक है, और जो रेड वाला पार्ट है बेटा वो क्या है? ये है स्ट्रेटम। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया सब? यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना बेटा? समझ इज डन। अब आगे बढ़ते हैं, नजर रखिए ध्यान से। तो ये हमारा पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब जरा नजर रखो ध्यान से। मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था फ्लोपियन ट्यूब। अभी अभी मैंने आपको फ्लोपियन ट्यूब पढ़ाया था, दिख रहे? नजर रखो प्लीज ध्यान से। मैं ऐसा लिखा सकता हूं ना आपको बेटा, फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट, जिस पार्ट का नाम है एस्थमस, वो एंटर करता है बेटा इनटू द, और मुझे फटाफट से बताओ वो यूट्रस में किस में एंटर करता है बेटा? शाबाश, इंटर पार्ट, जिस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मतलब अगर आपको फंडस के बारे में कुछ लिखना पड़े एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे? फंडस इज अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द यूट्रस बेटा, विच इज डोम शेप्ड एंड रिसीव्स, जल्दी जल्दी शाबाश, फ्लोपियन ट्यूब्स बेटा ऑन इट्स राइट एंड लेफ्ट साइड बेटा। समझ आया बात? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपनी पिक्चर पे वापस, इस पे नजर रखते दोबारा। तो आई होप पूरा वाला पार्ट हमारी कहानी फिनिश है बेटा। ठीक है, तो जब नजर, ये थोड़ा आइडिया रख देना, बिकॉज आगे हमको इसी चीजों को लेके ना रिप्रोडक्शन को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? एग इधर से बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ, एग इधर से बाहर आएगा बेटा जल्दी, इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टुला। अरे याद है ना बेटा, ब्लास्टुला। और फिर कहीं इधर आके वो क्या हो जाएगा? शाबाश, चिपक जाएगा बेटा, इम्प्लांट हो जाएगा बेटा। समझ आया ना? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। और फिर इधर ही वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस का साइज, समझ आए? इमेजिन कर लो बेटा, एक फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट हुई, दूसरी बार, तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, ठीक है ना? अब इसके बच्चे का साइज बढ़ रहा है। जैसे जैसे फीमेल की बॉडी में बच्चे का साइज बढ़ेगा, यूट्रस का साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इमेजिन कर लो कि अगर किसी फीमेल को अल्लाह ने ऐसी ब्लड वेसल दी है यूट्रस, ये जरा नजर रखो ध्यान से। ऐसी फीमेल, एक फीमेल एक्सवाइजेड कोई फीमेल है जिसमें अल्लाह ने ये वाली ब्लड वेसल दी है, जो पॉइंट ए से कहां तक जाती है? जब यूट्रस का साइज बढ़ने लगेगा, ब्लड वेसल के ऊपर क्या आएगा? ब्लड वेसल क्या हो जाएगी? समझ आया ना? आपके हिसाब से अल्लाह ने यहाँ पे नॉर्मल ब्लड वेसल रखी होगी क्या? नहीं रखी होगी। अल्लाह ने क्या किया बेटा? ये देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा अल्लाह का एहसान आप कभी भूल ही नहीं सकते हो बेटा। तो अल्लाह ने एक जबरदस्त चमत्कार किया फीमेल्स की बॉडी में। यहाँ पर जो ब्लड वेसल रखी जाती है ना, किसमें? यूट्रस में बेटा, वो ऐसे रखी जाती है। ये ब्लड वेसल दिख रहा है? कैसी ब्लड वेसल है बेटा ये? और इन कॉइलेड ब्लड वेसल्स को हम नाम देते हैं टॉर्टस ब्लड वेसल्स। क्या नाम, जो मैंने कहीं पे लिखा भी शायद, कहाँ लिखा था? हाँ ये है ना इधर बेटा। तो दीज ब्लड, जल्दी, दीज ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड शबाश टॉर्टस ब्लड वेसल्स। अब इससे फायदा क्या है शबाश? बिकॉज जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा ना, तो कॉइल अनकॉइल होता जाएगा। समझ आया? तो कितनी जबरदस्त चीज है। चलिए आगे बढ़े अभी। तो हमने फंडस खत्म कर दिया, हमने बॉडी खत्म कर दिया। अब जरा नजर रखो ध्यान से। जब यूट्रस की बॉडी, बेटा सुनना ध्यान से, जब यूट्रस की बॉडी नीचे के साइड में आना शुरू करते है टुवर्ड्स वेजाइना, ये नीचे वेजाइना है बेटा, तो इसको, इस बड़े हिस्से को कहां पे फिक्स करना है? ऊपर ऐसा बड़ा पार्ट है, फिर नीचे हमको इस बड़े पार्ट को जोड़ना है एक छोटी सी चीज में बेटा, जिस छोटी चीज का नाम क्या है बेटा? वेजाइना। ऊपर यूट्रस बड़ा था, अब जुड़ना है एक छोटी चीज के साथ, तो वो अपने आप को और बड़ा करेगा कि छोटा करेगा? तो वही तो यहाँ पे भी हुआ ना, यूट्रस ऊपर ब्रॉड था बेटा, अब जैसे जैसे यूट्रस नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो यूट्रस क्या होता जा रहा है? नैरो होता जा रहा है बेटा, छोटा होता जा रहा है। और ये नैरोइंग पैटर्न में क्या बनाता है बेटा? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, एक सिलेंड्रिकल एरिया बनाता है बेटा, एंड दिस सिलेंड्रिकल एरिया इज कॉल्ड एज सर्विक्स बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? तो मतलब अगर मैं यहाँ पे एक एरो ले लूं बेटा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, नजर रखना प्लीज, अगर मैं यहाँ पे एरो ले लूं, तो इधर से लेकर इधर तक बेटा, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज शबाश सर्विक्स ऑफ, अरे बोलो जल्दी जल्दी शबाश, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विक्स ऑफ यूट्रस। बोल सकते कि नहीं? समझ आया? ठीक है ना? अब इस सर्विक्स को जरा आप ध्यान से देखो बेटा, इस सर्विक्स को अल्लाह ने ऊपर से भी बंद रखा और
समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? ये जरूरी है बेटा। क्यों? बिकॉज जब बच्चा ऊपर बढ़ना शुरू करेगा ना, तो बच्चे का वजन बढ़ेगा। बच्चे का वजन बढ़ेगा तो दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो बेटा बच्चा किसी भी मूवमेंट की वजह से क्या हो सकता है, ऊपर से। ऐसा ना हो बेटा, तो अल्लाह ने सर्विक्स के दोनों साइड में आपकी बॉडी के, आपकी से मेरा कहने का मतलब है फीमेल की बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर्स रखे बेटा। दिस वन इज कॉल्ड एज, इससे बड़ा कोई स्फिंक्टर हमारी बॉडी में होता नहीं है बेटा। तो दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑस, एंड दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑस बेटा। याद रहेगा? तो ये हमेशा याद रखना, दैट द फीमेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है, हैव स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर्स इन द होल एनिमल बॉडी, मेल एंड फीमेल को कंपेयर करके। एंड दीज स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर्स आर कॉल्ड, बांग बांग पर, एंड दीज स्फिंक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर्स आर कॉल्ड है शबाश ऑसेस बेटा। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला ऑस है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड है शबाश, जल्दी जल्दी शबाश, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑस बेटा, ओएस। समझ आया मैंने बोला? ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं शबाश? एक्सटर्नल ऑस, एक्सटर्नल ऑस। समझ आया? तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बता इंटरनल ऑस किस किस के बीच में, तो आंसर क्या आएगा? यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच में। समझ आया ना? एक्सटर्नल ऑस किस किस के बीच में? सर्विक्स एंड वेजाइना के बीच में। समझ आया? और जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है बेटा, सुनना प्लीज ध्यान से, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो इस प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर इन्हीं दो स्फिंक्टर्स के बीच में, सुनना ध्यान से, इन्हीं दो स्फिंक्टर्स के बीच में सर्विक्स जो है ना, नजर रखो ध्यान से, सर्विक्स दिख रहा है अंदर? सर्विक्स ग्लैंडुलर होगा कि नॉन ग्लैंडुलर होगा? देखा जी, किसका हिस्सा है? यूट्रस का हिस्सा है। समझ आया ना? तो ये क्या रिलीज करेगा? सर्विकल फ्लूइड। क्या रिलीज करेगा? और एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये सर्विकल फ्लूइड कहाँ जमा होता है? चले इन्हीं दो ऑसिस के बीच में जमा होता है। अरे समझ रहे हो ना? और ये फ्लूइड बेटा जमने लगता है, और जमते समय बेटा ये एक हार्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में बन जाता है। एंड इस हार्ड स्ट्रक्चर को हम बाद में नाम देते हैं सर्विकल प्लग बेटा। क्या नाम देते हैं? जो अगेन बेटा बच्चे के वजन को रिटेन करने में क्या करता है? अरे समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ? ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट। सर्विकल प्लग याद रखना कहाँ बनता है, तो सर्विकल, सर्विकल प्लग। समझ आया? क्लियर हो गया? एक चीज तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है बेटा, नजर रखो ध्यान से, बच्चा कहाँ बनेगा, बाहर कहाँ आएगा, सर्विक्स से, और दोनों को हम क्या बोलते हैं? बर्थ। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल, क्लियर हो गया? तो इसके अलावा मेरे को कुछ बोलना है क्या? हाँ, एक और बात बोलनी है, चलो मैं वो दूसरी पिक्चर में दिखा देता। स्फिंक्टर तो मैंने बोल दिया यही है, बट इनवॉलेंट्री ऑफ कोर्स, वॉलेंट्री नहीं होंगे ना, दोनों इनवॉलेंट्री। ठीक है ना? यहाँ पे और एक बात याद रखनी है कि सर्विक्स की जो दीवार होती है ना, उसमें जो इनर लाइनिंग होती है ना, वो ब्रांचेड होती है बेटा। ठीक है ना? एंड इस ब्रांचेड पैटर्न को हम नाम देते हैं आर्बोर विटाई यूटेरी बेटा। हमने पढ़ा था आर्बोर विटाई किसमें? सेरिबेलम में। तो वैसे ही बेटा आर्बोर विटाई यहाँ पे भी पाया जाता है, बट इस आर्बोर विटाई को हम क्या बोलते हैं? आर्बोर विटाई यूटेरी बोलते हैं, UTERI। क्लियर है? दिस इज एंड ऑफ यूट्रस बेटा। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो फटाफट से बेटा, अगर कहीं लग रहा है समझ नहीं आई चीज। सारा क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े? ये आपको रियल फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है बेटा फीमेल की बॉडी का। ठीक है, तो ये क्या है? सफेद सफेद क्या है? ओवरीज बेटा। और ये क्या दिख रहे हैं इनके? अच्छा, ये तो लिगामेंट है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ये क्या दिख रहे हैं बेटा? फ्लोपिन। तो किससे जुड़ रहा है बेटा? यू, समझ आया? क्लियर? ये फोटोग्राफ ऊपर से लिया गया है बेटा। पढ़ते हैं इसको फटाफट से, क्या लिखा है? यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज, क्लियर है? तो चाइल्ड बेरिंग याद रखना बेटा। नेक्स्ट, शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड, ऑलरेडी बता दिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज सपोर्टेड बाय ligaments attached to the pelvic wall present between the rectum and urinary bladder बेटा। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट, यूट्रस opens into थ्रू नैरो cervix बेटा। डायमीटर आपने याद रखे 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड, 2.5 थिक, एंड 30 to 60 ग्राम इसका क्या होता है? वेट होता है। यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, अपर एक्सपेंडेड पार्ट, नीचे लोअर वाला सेल्ड। एक्सपेंडेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बॉडी, जिसके ऊपर क्या पाया जाता है? फंडस, टू थर्ड यही होता है बेटा। ठीक है ना? एंड लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्विक्स। क्लियर है? Uterus opens into vagina through a narrow cervix, and cavity of cervix is known as, which along with the vagina forms the, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है ना? नेक्स्ट बेटा, द बॉडी ऑफ यूट्रस रिसीव्स एट राइट एंड bulged above these is known as, जो एक कन्वेक्स डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है।
समझ आया? द कैविटी ऑफ यूट्रस इज कंस्ट्रक्टेड ड्यू टू इट्स which is made up of 3 layers बेटा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड, कहानी क्लियर है बेटा? लास्ट पे बेटा एंडोमेट्रियम 2 पार्ट्स है, बेजली एंड फंक्शनली साइक्लिक चेंज किसमें आती है, और रिजनरेशन कौन कराता है? बेजली। क्लियर है बेटा? समझ आया? अच्छा ये याद रखने में बोला एन के ऐसा शॉर्ट में याद रख लो कि आपकी बॉडी के अंदर वेजाइना हो या यूट्रस हो बेटा, उसमें कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट। स्फिंक्टर्स एसोसिएटेड विद यूट्रस बेटा, इंटरनल ऑस एंड, internal os, cervical canal and body of, external os, cervical canal and vagina. The walls of cervical canal has mucosal folds which resemble like branch of called as arbor vitae. Clear? यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े, फंक्शंस बट, समझ आया? मतलब ये क्या करता है बेटा? इम्प्लांटेशन में भी मदद करता है, प्लेसेंटा के थ्रू बेटा, जब प्लेसेंटा बनेगा वो भी तो इधर ही बनेगा ना, बच्चे को फीड भी करता है। जब बच्चे को जन्म लेना होगा तो जो कॉन्ट्रेक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं उसको हम लेबर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना? उसके दर्द को लेबर पेन बोला जाता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन को क्या बोला जाता है? लेबर बोला जाता है। वो भी किस में होता है? यूट्रस में होता है। और अगर कोई फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है बेटा, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहाँ होता है? यूट्रस में ही होता है। समझ आया? नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, शाबाश जल्दी जल्दी शाबाश, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शाबाश, वेजाइना बेटा। वेजाइना के बारे में पहली बात जो आप याद रखोगे दैट इज, इधर मैं ऐड कर देता हूं, वेजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्पॉस। क्या बोलते हैं शाबाश? और शीत बेटा, वेजाइना का मतलब ही एक्चुअल में शीत होता है, ठीक है? वेजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉल्पस, और पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में जो आप याद रखोगे दैट इज, वेजाइना जो होता है बेटा, इधर से ऐड कर, वेजाइना जो होता है बेटा ये होता है मस्क्यूलर, मस्क्यूलर एक्सटेंसिबल, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना? फ्लैक्स स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? मस्कुलर मतलब मसल का बना हुआ है, एक्सटेंसिबल मतलब इसका साइज इंक्रीज भी हो सकता है, और बिकॉज बच्चे जन्म देते समय बेटा इसका साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, और फिर अपनी साइज में या अपनी पोजीशन में रिटर्न होगा बेटा, इसलिए एक्सटेंसिबल बोला गया, या कंप्रेसिबल भी बोला, आप कंप्रेसिबल भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है ना? नेक्स्ट बेटा, नेचर में कैसा होता है? सिलेंड्रिकल एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यहां तक तो समझ आया? नेक्स्ट चीज बेटा, अब ये वेजाइना जो है बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, ठीक है? इधर मैं लिख देता हूँ। लेंथ अगर आप वेजाइना की देखोगे, ठीक है ना, ये एक नॉर्मल फीमेल के अंदर होता है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है? लॉन्ग बेटा कितना होता है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, याद रहेगा? क्लियर है? ठीक है? तीसरी चीज जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, वो क्या है? मैं इधर ऐड कर देता हूँ। वेजाइना जो है ना बेटा, वेजाइना एक्सटर्नल जेनेटिलिया नहीं है, ये प्लीज समझना आप ध्यान से, ठीक है? बहुत सारे बच्चे पढ़ते समय बेटा जब वेजाइना का नाम सुनते हैं तो दे थिंक कि हम एक्सटर्नल वेजाइना की बात कर रहे हैं, वो नहीं है बेटा, बिकॉज वो अलग चीज है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटिलिया, दैट इज कॉल्ड एज विल्वा, दैट इज कॉल्ड एज पेडेंडम, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, वो अलग बात है बेटा, ठीक है? यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैंने एक फोटोग्राफ दिखाया था आपको, यहाँ पे हम बात करना जरूर ध्यान से। ये आपको क्या दिख रहा है? यूट्रस, ये होगी यूट्राइन कैविटी, और ये होगी सर्विकल कैविटी, दिख रही ना? यहाँ पे हम बात इस एरिया की कर रहे हैं बेटा, ये दिख रहा है यहाँ पे? क्या ये बॉडी के बाहर है कि बॉडी के अंदर है? बॉडी के अंदर है बेटा, समझ आया ना? इस पार्ट का साइज जो है बेटा, सो दिस साइज इज 10 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर, दिस साइज इज, दिस स्ट्रक्चर इज मस्कुलर, दिस स्ट्रक्चर इज एक्सटेंसिबल, दिस स्ट्रक्चर इज कंप्रेसिबल बेटा। यहाँ पे हम इस एरिया की बात, शाबाश, इस एरिया की बात
नहीं कर रहे बेटा, बिकॉज ये भी, इसको भी आप वेजाइना ही बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है बेटा, वेजाइनल ओरिफिस है, ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया, वहां वेजाइना नहीं आएगा, वहां वेजाइनल ओरिफिस आएगा बेटा, समझ रहे हो ना। वेजाइना खुद क्या है बेटा शाबाश, इट इज इंटरनल जेनेटिलिया बेटा। समझ आई बात की नहीं समझ आई? चलिए तो इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो वेजाइना क्या होता है शबा, इट इज, जल्दी जल्दी शबा, इट इज इंटरनल, अरे बोलो जल्दी जल्दी, जेनेटिलिया बेटा, समझ आया ना, नॉट एक्सटर्नल जेनेटिक। यहां तक तो आई होप सब कुछ क्लियर है बेटा। अब वेजाइना की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, इसमें आपको और एक बात भी याद रखनी है, फिर से शुरू करता हूं मैं, आपको और एक बात भी याद रखनी है। वेजाइना का जो नेचर होता है बेटा, ठीक है ना, तो इट इज लाइंड बाय बाय शबाय एपिथेलियल, और ये एपिथेलियल टिश्यू जो उसको लाइन करता है ना, दिस एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड एज शबाश नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, जल्दी जल्दी शबाश, एपिथेलियल। समझ आया? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम क्या है, ये जो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, नाम आगे लिखा है स्क्वैमस बेटा, तो स्क्वैमस क्या कभी ग्लैंड बनाता है? नहीं बनाता है, समझ आया ना। तो बिकॉज यहाँ पे सेल स्क्वैमस नेचर के, इसलिए वेजाइना जो फीमेल्स का होता है बेटा, ठीक है ना, ये प्लीज याद रखना, फीमेल्स का जो वेजाइना होता है, फीमेल वेजाइना जो होता है बेटा, ये नेचर में क्या होता है, जल्दी जल्दी सुभाष, ये होता है नॉन ग्लैंड्यूलर बेटा, नॉन ग्लैंड्यूलर, मैं आऊंगा उस पर बेटा, नॉन ग्लैंड्यूलर, ठीक है ना। अगर ये नॉन ग्लैंड्यूलर है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जल्दी जल्दी, नॉन सिक्रीटरी भी होगा। अरे समझ लो क्या बता रहा हूं मैं, ये नॉन सिक्रीटरी भी होगा। लेकिन नॉर्मली फीमेल्स के अंदर अगर देखा जाए, ठीक है ना, उनके वजाइना के अंदर सिक्रीशन पाई जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, उसमें कोई सिक्रीशन रिलीज करने की क्षमता या ताकत, तो फिर वो सिक्रीशंस कहाँ से आती है, तो वो आपको प्लीज याद है, चलो मैं इधर एरो कर देता हूँ, ये जो सिक्रीशंस आती है ना बेटा, दे कम फ्रॉम सर्विक्स बेटा, सिक्रीशंस आर रिलीज फ्रॉम बेटा, जल्दी शबाश, कहाँ से रिलीज होती है शबाश, सर्विक्स से रिलीज, कह रहे सर्विक्स की सिक्रीशंस को फिर सेपरेट किया जाता है, किसके ऊपर, वेजाइना के एपिथेलियम। समझ आया? ये क्लियर हो गया। अब इमेजिन कर लो फॉर एग्जांपल, अगर एक फीमेल, ये समझो ध्यान से, अगर एक फीमेल के वेजाइना में खुद की सिक्रीशन नहीं है बेटा, सिक्रीशन कौन दे रहा है, सर्विक्स की सिक्रीशन एसिडिक होगी कि बेसिक होगी, जल्दी जल्दी, एसिडिक होगी, बिकॉज सर्विक्स से स्पर्म अंदर जाने वाला है, स्पर्म को अब क्या दोगे बेटा, एसिडिक एनवायरमेंट दोगे कि बेसिक एनवायरमेंट दोगे, बेसिक एनवायरमेंट दोगे। तो वेजाइना की सिक्रीशन जो है बेटा वो अलग कहानी, वो मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन वेजाइना में जो सिक्रीशन है बेटा, वो एक्चुअल में वेजाइना की, वो एक्चुअल में किसकी है, तो सर्विक्स की सिक्रीशन एल्कलाइन होती है, यूट्रस की सिक्रीशन एल्कलाइन होते हैं, फ्लोपियन ट्यूब की सिक्रीशन, तो दैट मींस वेजाइना के अंदर भी सिक्रीशन कैसी आएगी बेटा, अब बात समझ रहे हो ना। अगर वेजाइना में सिक्रीशन अल्कलाइन आई, बिकॉज आ कहां से रही है शबाश, ये सिक्रीशन इधर बन रही ना बेटा, और इधर बनने के बाद इनको हम ड्रॉप कहां कर रहे हैं शबाश, और फिर ये वेजाइना को लाइन करती है ऊपर से ऐसे बेटा, ये सिक्रीशंस। लेकिन इन सिक्रीशंस का नेचर कैसा है, तो इमेजिन कर लो कि अगर एक फीमेल के अंदर वेजाइना एल्कलाइन हुआ बेटा, वेजाइन एल्कलाइन रहा बेटा, समझ लो ना, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने के चांसेस, यूटेराइन इन्फेक्शन होने के चांसेस, वो ज्यादा है कि वो कम है बेटा, जल्दी जल्दी, ज्यादा है कि कम है बेटा, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, बिकॉज वेजाइना इटसेल्फ इज अल्कलाइन, रीजन क्या है, बिकॉज वेजाइना की खुद की सिक्रीशन है नहीं, वो किसकी है, सर्विक्स की सिक्रीशन है, क्या बता रहा हूं मैं। लेकिन वेजाइना आउटर पार्ट है ना बेटा, बिकॉज उसके बाद शुरू होती है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, फीमेल्स के अंदर कोई परफ्यूस है नहीं, कोई ग्लांस पेनिस है नहीं, जो इन्फेक्शन को क्या करे, रोके, या फीमेल्स के अंदर यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट भी नहीं है, बिकॉज जिस साइड से एग बाहर आएगा उसी साइड से अगर यूरिन भी बाहर आ जाता, तो देयर वेर कंडीशंस या देयर वेर चांसेस कि अगर कोई बैक्टीरिया होता भी, तो यूरिन उसको क्या कर देता, साफ कर देता। लेकिन फीमेल में तो ऐसा नहीं है ना बेटा, फीमेल के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे कि कम होंगे, बात समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ।
इंशाल्लाह जब मैं आपको आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैक्सिमम बीमारियां किन में देखने को मिलेगी? आपको फीमेल में ही देखने को मिलेगी। उसका रीजन क्या है बेटा? बिकॉज फीमेल्स का वजह है ना खुद एसिडिक नहीं है बेटा, खुद के फ्लूइड्स नहीं है बेटा। फ्लूइड कौन सेंड करता है? क्या बता रहा हूं मैं? अब अगर वेजाइना को खुद को नॉर्मल इंफेक्शन से बचाना है या डेली इंफेक्शन से बचाना है, तो उसके पास जो सर्विक्स की सिक्रीशन आ रही है बेटा, वो एल्कलाइन ही रहनी चाहिए कि एसिडिक होनी चाहिए? एसिडिक होनी चाहिए। क्या बता रहा मैं? इसलिए बेटा इन सेल्स ने क्या किया, ये जरा ध्यान से देखिए, अल्लाह का कितना करम है बेटा हम सबके ऊपर, ठीक है ना। इन सेल्स मतलब वेजाइना की सेल्स ने क्या किया बेटा, टू मेक, ये सुनना ध्यान से, हाँ, मेक वेजाइना एसिडिक बेटा। क्या? जल्दी जल्दी शिवाश। टू मेक वेजाइना, the cells of vagina, the cells of vagina started storing, ठीक है ना, started storing बेटा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं, समझ आया? नॉर्मली ह्यूमंस की बॉडी में ग्लाइकोजन दो ही जगह स्टोर होता है, एक लिवर में एक मसल में, लेकिन फीमेल्स आर एक्सेप्शंस बेटा, उनके अंदर वेजाइना की सेल्स में भी क्या रहता है? ग्लाइकोजन। यहां तक तो समझ आ गया। अब आप सोच रहे हो कि सर हमने यहाँ पे ग्लाइकोजन क्यों स्टोर किया, ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है बेटा, ये सुनना ध्यान से। वेजाइना ने अपने अंदर क्या स्टोर किया शबाश? और ग्लाइकोजन स्टोर करने के साथ, ये सुनना ध्यान से, ग्लाइकोजन स्टोर करने के साथ वेजाइना ने क्या किया बेटा, अपने अंदर बैक्टीरिया को स्टोर करना शुरू किया। किनको? एंड दीज बैक्टीरियाज आर गुड बैक्टीरियाज बेटा, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, ये अच्छे बैक्टीरियाज है। और इस बैक्टीरिया की कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं वेजाइना माइक्रोफ्लोरा बेटा। क्या नाम देते हैं? जल्दी जल्दी शाबाश, क्या नाम देते हैं? वेजाइना माइक्रोफ्लोरा नाम देते हैं। समझ आया? अब इस वेजाइना माइक्रोफ्लोरा के अंदर दो बड़े बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे बट मेजर आप दो याद रखेंगे बेटा। और ये बैक्टीरिया मोस्टली जो होते हैं ना, ये लैक्टोबैसिलस फैमिली के होते हैं। किसके होते हैं? लैक्टोबैसिलस फैमिली के होते हैं। अरे क्लियर है कि नहीं है बेटा? समझ रहे क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। और लैक्टोबैसिलस में कौन कौन सा है बेटा? दो लोग हैं ये, ठीक है ना। एक बंदे का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बेटा। क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शाबाश। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बेटा, एसिडोफिलस। क्लियर है? और दूसरा है ल्यूकोनोस्टॉक बेटा, ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया। सुना है इनका नाम जिंदगी में कभी कि नहीं? पहली बार सुन रहे हो? 11th में फिर क्या बॉटनी पढ़ी तुम लोग, कभी ये सुना नहीं? ये दो बैक्टीरिया नजर रखो ध्यान से बेटा, ये दो बैक्टीरिया दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। अब ये दोनों बैक्टीरिया क्या करें, सुनना ध्यान से बेटा, ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? इनका खाना कौन है बेटा? ग्लाइकोजन है बेटा। अरे समझ रहे हो क्या होता है? तो ग्लाइकोजन को जब ये तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा। निकलेगा, नजर रखो ध्यान से। ग्लाइकोजन का जब ये ब्रेक डाउन करेंगे बेटा, ठीक है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रेक डाउन बेटा। और ब्रेक डाउन कैसा होता है शबाश? एरोबिक होता है। तो क्या निकलेगा? जल्दी जल्दी शबाश। इधर निकलेगा ग्लूकोज। सुनना प्लीज ध्यान से, ये निकला ग्लूकोज बेटा, निकला ग्लूकोज। अब ये इस ग्लूकोज का कराते हैं बेटा एन एरोबिक ब्रेक डाउन। क्या कराते हैं? बताओ फटाफट से, क्या बनेगा? जल्दी जल्दी शबाश, लैक्टिक। अरे बोलो जल्दी जल्दी शबाश, क्या बनेगा बेटा? लैक्टिक। अरे समझ लो क्या बता रहा हूं मैं, क्या बनेगा? लैक्टिक। और ये लैक्टिक एसिड कहां बन रहा है बेटा? शबाश, ये वेजाइना के म्यूकस के अंदर बन रहा है। किन सेल्स में? वेजाइनल सेल्स में। अरे समझ आया ना? लैक्टिक एसिड बाहर आके बेटा म्यूकस को क्या करा देगा? रेडिक करा देगा। अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 pH। समझ आया? यही रीजन है बेटा, फीमेल्स के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस तब ज्यादा होते हैं जब उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का टेंडेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। या अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, या अगर शादीशुदा फीमेल है, उनके अंदर अगर माइक्रोफ्लोरा हट गया, मान के चलो किसी भी रीजन की वजह से फीमेल की बॉडी में ये माइक्रोफ्लोरा हट रहा है बेटा, माइक्रोफ्लोरा हटा, लैक्टोबैसिलस हटा, लैक्टोबैसिलस हटा, तो एसिड बनाने की टेंडेंसी, तो क्या बचा? एल्कलाइन बेटा। एल्कलाइन पे बाकी बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? जल्दी ग्रो करते हैं। इस वजह से इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, वायरल भी होते हैं, या बैक्टीरियल भी होते हैं। समझ आया? ये इंटरेस्टिंग चीज अल्लाह ने फीमेल्स को दी है कि नहीं दी है बेटा? समझ आया? लेकिन मेल्स को ये टेंशन
बिकॉज उनके लिए उनका यूरिन ही क्या होता है, काफी होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नजर रखो ध्यान से, लास्ट चीज मैं बताने वाला हूं। अब ये जो दो बैक्टीरिया आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये दोनों बेटा फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये फीमेल्स के दोस्त है कि नहीं है बेटा। अब इन दोनों बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं डॉडरलीन्स बैक्टीरिया बेटा, क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी शिवाय, दे आर कॉल्ड एज डॉडरलीन्स बैक्टीरिया। ये प्लीज याद रखना डॉडरलीन्स बैक्टीरिया में कौन कौन आता है। डन है इतना वाला पार्ट, डन है ना बच्चा। तो दिस इज एंड ऑफ वेजाइना बेटा, खत्म हो गया। आगे बढ़े, ये मैंने आपको बता दिया, हटा दो इसको इधर से। याद रख रहे हो ना साथ साथ में क्या बता रहा हूं मैं, हाँ बोलो बोलो, याद रख रहे हो ना साथ साथ में क्या बता रहा हूं मैं, तो क्या आपने वेजाइना के अंदर याद रखा, काश इट इज प्रेजेंट बिलो द cervix। अच्छा, वेजाइना इज प्रेजेंट बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर बेटा, बिकॉज वेजाइना किसके नीचे, यूट्रस। यूट्रस अगर उन दो के बीच में था, वेजाइना भी उन्हीं दो के बीच में हो। क्लियर है। अब लास्ट एक बात मेरे को अभी भी याद आई, वो याद रखनी, नजर रखो ध्यान से। इस पॉइंट पे आके वेजाइना खत्म हुआ ना, नजर रखो ध्यान से, इस पॉइंट पे आके वेजाइना खत्म हुआ ना। अब वेजाइना इस पॉइंट पे आके कहाँ खुलेगा, बॉडी के अंदर की बॉडी के बाहर। अब बॉडी के बाहर जिस जगह पे खुलता है ना बेटा, दैट जगह इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, जल्दी जल्दी शिवाय, जेनिटिलिया बेटा। क्लियर है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज वेजाइनल, जल्दी जल्दी शिवाश, वेजाइनल ओरिफिस बेटा। क्लियर है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल बेटा, ये याद रहेगा। ऑल्सो कॉल्ड एज विल्वा, ऑल्सो कॉल्ड एज पिडेंडम बेटा। तो यह हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में बाद में पढ़े। याद है इसको, पढ़ लो इसको जल्दी जल्दी। टर्म वेजाइना मींस प्लास्टिक मस्कुलर ट्यूब, कोलेप्सिबल, हाईली 7.5